लगभग 50 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है कि 2024 का पहला सूर्य ग्रहण सबसे लंबे वक्त तक रहने वाला है। इस बार सूर्य ग्रहण के दौरान काफी अंधेरा दिखाई दे सकता है। क्या साल 2024 के पहले सूर्य ग्रहण से जुड़ी हुई खास बातें हैं, वो जान लीजिए जरा। होली के मौके पर 2024 का पहला चंद्र ग्रहण लगा था, लेकिन अब साल के पहले सूर्य ग्रहण का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 8 अप्रैल को चैत अमावस्या के मौके पर साल 2024 का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, जो रात 9:12 बजे प्रारंभ होगा और ग्रहण का समापन रात्रि 1:20 पर हो जाएगा। विज्ञान के मुताबिक सूर्य ग्रहण हो या फिर चंद्र ग्रहण, ये एक आम खगोलीय घटना होती है, लेकिन ज्योतिष के अनुसार इसका असर हमारे और आपके जीवन पर भी पड़ता है। ऐसे में यह खगोलीय घटना अहम हो जाती है। 8 अप्रैल को पड़ने वाला ये सूर्य ग्रहण कई वजह से खास है। इस बार चंद्रमा की विशेष स्थिति की वजह से यह बीते 5 दशकों का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण होगा। इस दौरान दुनिया के कुछ हिस्सों में अंधेरा छाया रहेगा। कुछ क्षेत्रों में 7 मिनट 5 सेकंड तक अंधेरा रहेगा। इसके पहले 21वीं सदी का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण 22 जुलाई 2009 को हुआ था, जो 6 मिनट 39 सेकंड तक चला था। हालांकि ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, बल्कि कनाडा, मैक्सिको और उत्तर अमेरिका में पूरी तरह देखा जा सकेगा। ये एक पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। ऐसा तब होता है जब चंद्रमा अपनी प्रक्रिया पथ पर चलते हुए सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। ऐसा होने पर चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह ढक लेता है और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचना बंद हो जाता है, जिस वजह से पृथ्वी पर अंधेरा हो जाता है। ये सूर्योदय के ठीक पहले और सूर्यास्त के जैसी स्थिति होती है। इस बार सूर्य ग्रहण के ठीक एक दिन पहले चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होकर 3.60 लाख किलोमीटर की दूरी पर आ जाएगा। करीब होने के चलते आसमान में चंद्रमा का आकार अपेक्षाकृत बड़ा दिखाई देगा, जिसके चलते एक दिलचस्प नजारा भी देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगला पूर्ण सूर्य ग्रहण साल 2026 में 12 अगस्त को होगा, जिसे एशिया, अफ्रीका, यूरोप और उत्तर अमेरिका महाद्वीपों में देखा जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अमूल डेयरी ब्रांड किसी पहचान की मोहताज नहीं। अमूल एक ब्रांड जिसे देश में सब जानते हैं। इसकी पहुंच हर घर में है। देश में श्वेत क्रांति की पहचान अमूल डेयरी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में रिकॉर्ड कारोबार कर एक अलग कीर्तिमान बनाया और इसके लिए अमूल ने अपने पशुपालकों को खास अंदाज में शुक्रिया अदा करने के लिए बोनस देने का ऐलान किया। अमूल, ये नाम आज किसी पहचान का मोहताज नहीं है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक पैकेज्ड मिल्क ब्रांड अमूल से परिचित होंगे। गुजरात से आजादी से पहले शुरू हुआ सफर आज एक बड़े कारोबार और देश के नंबर 1 मिल्क ब्रांड में तब्दील हो चुका है। आनंद अमूल डेयरी ने इस बार इतिहास रच दिया है। 2023-24 में अमूल के कारोबार में रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि हुई है। इस खुशी के मौके पर अमूल ने इस बार पशुपालकों को 525 करोड़ रुपए का बोनस देने की घोषणा की है। अमूल ने 12,880 के ज्यादा टर्नओवर किया है इस बार, जो 9% के ऊपर ग्रोथ है। दूध का भाव हम किलो फैट पर 1000 के ऊपर दे रहे हैं, जो कोई भी फेडरेशन, कोई भी डेयरी, कोई भी डिस्ट्रिक्ट की डेयरी नहीं दे रही, उसके सबसे ज़्यादा हम ही दे रहे हैं। उसके बारे में कहना था। और इस बार हमने 173 करोड़ किलोग्राम हमने दूध का संपादन किया है, वो 15% से ज़्यादा ग्रोथ में है। और ऑल ओवर ग्रोथ हमें 7% मिला के किया है। दरअसल साल 2023-24 में अमूल डेयरी ने 173 करोड़ किलो दूध बेचा और अमूल के कारोबार में 9% की वृद्धि दर्ज की गई। अमूल डेयरी के इतिहास में वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान पहली बार अमूल का अनुमानित कारोबार
12,880 करोड़ रुपए को पार कर गया है, जो इसकी उत्कृष्टता की यात्रा में उल्लेखनीय है। अमूल ब्रांड आज दुनिया भर में अपनी पहचान बना चुका है। न केवल दूध बल्कि इस कंपनी के अन्य प्रोडक्ट्स की खासी डिमांड है। इनमें मिल्क पाउडर, हेल्थ बेवरेज, घी, मक्खन, चीज, पिज्जा चीज, आइसक्रीम, पनीर, चॉकलेट और पारंपरिक भारतीय मिठाइयाँ शामिल हैं। देश भर में अमूल की 1,44,000 से भी ज्यादा डेयरी हैं, जहां सहकारी समितियों में 15 मिलियन से अधिक दूध उत्पादक अपना दूध पहुंचाते हैं, जो देश भर में हर छोटे बड़े परिवार तक पहुंचता है। खेड़ा गुजरात से हिताली शाह, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको अयोध्या लिए चलते हैं, जहां रामनवमी पर्व को लेकर तैयारियां जोर शोर से लगातार जारी हैं। इन तैयारियों के तहत क्राउड मैनेजमेंट, पार्किंग का इंतजाम, सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर तैयारी की जा रही है। अनुमान यह है कि 25 से 30 लाख लोग रामनवमी पर दर्शन करने अयोध्या पहुंच सकते हैं, जिसके चलते प्रशासन इन दिनों युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुट गया है। कोशिश यही है कि रामनवमी के मौके पर अयोध्या आने वाले तीर्थयात्रियों को दर्शन के लिए किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न उठानी पड़े। के पथ पर आस्था का मेला हर रोज यूं ही उमड़ रहा है। कोई पूरब से चला आ रहा है, कोई पश्चिम से, कोई उत्तर से और कोई दक्षिण से चला आ रहा है रामलला के दिव्य दर्शन करने। भक्तों की ये भीड़ रामनवमी पर और ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि 500 वर्षों बाद राम मंदिर में रामलला के विराजने के बाद ये पहली रामनवमी है, जिसको लेकर अयोध्या में इन दिनों तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। जो भी जनता के लिए सुलभ व्यवस्थाएं हैं, उन सब के लिए पूर्ण रूपेण तैयार हैं। नगर विकास विभाग स्वाभाविक तौर पर जो आम जनता की जरूरतें होती है, स्वच्छता, शौचालय, पार्किंग, काफ़ी संख्या में इस पूरे शहर में शौचालयों का निर्माण किया गया है। काफ़ी संख्या में पार्किंग, मल्टी लेवल पार्किंग बनाई गई है। इसके अलावा डॉर्मेट्रीज भी हैं, बहुत सारी इन्हीं पार्किंग्स में है डॉर्मेट्रीज। खासकर रामनवमी के मौके पर आने वाली भक्तों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। बताया जा रहा है कि दर्शनार्थियों की भीड़ को देखते हुए कतार की संख्या बढ़ाई जा सकती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु रामनवमी पर रामलला के दिव्य दर्शन का लाभ उठा पाएं। इतनी बड़ी संख्या में जब राम भक्त अयोध्या में मौजूद होंगे या मंदिर के दर्शन करेंगे, तो किस तरह से उनकी व्यवस्था की जाए। जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक जो क्यू है, यानी जो लाइन्स हैं जिनसे चल करके राम भक्त दर्शन करते हैं, उनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है और इसके अलावा अलग अलग पॉकेट्स में भी उनके लिए व्यवस्था की जा सकती है कि वो वहाँ थोड़ी देर ठहरे। जाहिर है, जब इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या आएंगे तो उनके स्वास्थ्य को लेकर भी इंतजाम किया गया है। जानकारी के अनुसार देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए स्वास्थ्य विभाग 12 जगहों पर स्वास्थ्य शिविर लगाएगा। पक्का घाट पर 10 बेड का एक अस्थायी अस्पताल बनाया जाएगा और 12 जगहों पर इमरजेंसी के लिए एम्बुलेंस की तैनाती भी होगी। जहाँ जहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु रहते हैं, वहां पे इस तरह के कैंप लगाए गए हैं और कोशिश ये होती है कि जो भी श्रद्धालु हैं उनको प्राथमिक उपचार यहाँ मुहैया कराया जा सके। हमारे पास व्हील चेयर, स्ट्रेचर्स, एम्बुलेटरी केयर, एम्बुलेंस भी है, उससे हम लोग श्री राम हॉस्पिटल में रिफर कर रहे हैं। इस तरीके से लोगों की परेशानियां में थोड़ी सी कमी हो रही, राहत मिल रही है। इसके अलावा श्री राम मंदिर राम जन्मभूमि में है, वहाँ पे मेन सेंटर में ही है, यहाँ पे अपना राम मंदिर है वहाँ पे, और एक पीएफसी सेंटर में है। 2 जगह राम मंदिर के अंदर हमारी हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल है। बहुत अच्छे से हमने तैयारियां करके रखी है रामनवमी के लिए, कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना ना पड़े। इस तरह के मेडिकल कैंप हैं जो लगाए गए हैं और खास तौर पे कोशिश ये की जा रही है कि जो दूर दराज से आने वाले श्रद्धालु हैं उनको प्राथमिक उपचार बिना किसी विलंब के तत्काल मुहैया हो सके। इसके अलावा रामनवमी के मौके पर सुरक्षा के मद्देनजर भी जमीन से लेकर आसमान तक व्यापक तैयारियों में पुलिस महकमा जुटा हुआ है, जिसके तहत सीसीटीवी के जरिए चप्पे चप्पे की निगरानी
चौक चौराहों पर पेट्रोलिंग टीम और सरयू के तट पर भी पुलिस कर्मियों की तैनाती रहेगी, जो किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखेंगे। रामलला का दर्शन करने के लिए आपको इसी जन्मभूमि पथ पर जाना होगा और जब आप प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले पुलिस सहायता केंद्र मिलेगा, जहां पर श्रद्धालुओं की संख्या के अनुसार यहां पर सुरक्षा के जवान बढ़ाए जाते रहते हैं और किसी भी विषम स्थिति में आप इन सुरक्षा जवानों की मदद ले सकते हैं। जन्मभूमि पथ से होते हुए ये सीधा रामपथ पर निकलता है और रामपथ से होते ही आप जन्मभूमि पथ पर जाते हैं। रामनवमी के समय यहाँ पर दूर तक बैरिकेडिंग बनाई जाएगी और चरणबद्ध तरीके से श्रद्धालुओं को छोड़ा जाएगा और कुछ इस तरह की व्यवस्था की जाएगी कि क्राउड को कंट्रोल किया जा सके। खुद आला अफसर ग्राउंड पर उतरकर इन तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं और जहां जहां सुधार की गुंजाइश है वहां वहां बदलाव किए जा रहे हैं। कोशिश यही है कि भगवान राम का जन्मोत्सव भव्य तरीके से 17 अप्रैल को मनाया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग इस जन्मोत्सव के आनंद का लाभ उठा सके। लखनऊ से शिल्पी और अयोध्या से बलबीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महाराष्ट्र में सांगली के मिरज में बने सितार और तानपुरा को जीआई टैग मिला है। इसके साथ ही अब मिरज दुनिया के नक्शे पर आ गया है। इन वाद्य यंत्रों को ग्लोबल पहचान मिलने के बाद अब यहां तार से बने वाद्य यंत्रों की व्यवसाय से जुड़े लोगों में नई उम्मीद जगी है। खो गए ना आप इस धुन में? मन को सुकून देने वाला ये संगीत सितार के तारों से निकला है, जो मन को भीतर तक भिगो देता है। शास्त्रीय संगीत की बात हो और सितार की बात ना हो तो बात अधूरी सी लगती है। लेकिन यहाँ हम बात सितार और तानपुरा की नहीं, मिरज में बने सितार और तानपुरा की करेंगे, जिसे अपनी पहचान मिल गई है। मिरज में बनने वाले सितार और तानपुरा को जीआई टैग मिला है। महाराष्ट्र के सांगली जिले का एक शहर मिरज, जहाँ सदियों से बन रहा है सितार और तानपुरा। इन वाद्य यंत्रों को जीआई टैग मिलने के बाद अब वही मिरज दुनिया के नक्शे पर आ गया है। अब मिरज में बने सितार और तानपुरा को दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठकर पहचाना जा सकेगा। उसकी खासियत से रूबरू हो सकेंगे आप। अब जैसे कि मिरज का तानपुरा है और मिरज का सितार है, तो इसकी बहुत सारी नकल होती थी कि जहाँ पे इंडिया के अंदर ऐसे कहा जाता था कि मैन्युफैक्चर कहीं और होता था और उसके अंदर वो कहते थे कि ये मिरज का सितारा और ये मिरज का तानपुरा है। इस तरह से एक जो लोग हैं जो बड़ी मेहनत से जो चीज बनाते थे, तो कहीं ना कहीं उनकी चोरी होती है। मिरज के सितार और तानपुरा को जीआई टैग मिलने से इसे बनाने वाले कारीगर बेहद खुश हैं। वो लोग भी खुश हैं जिसकी कई पीढ़ियां इस काम को करते हुए गुजर गईं और अब वो इसी परंपरा को आगे ले जा रहे हैं। इन वाद्य यंत्रों को जीआई टैग मिलने के बाद अब वो खुश हैं कि मिरज दुनिया के नक्शे पर आ गया। वो खुश हैं कि मिरज में बनने वाले सितार और तानपुरा क्यों खास हैं, ये दुनिया जान सकेगी। साथ ही अब मार्केट में उसी नाम से दूसरा प्रोडक्ट नहीं लाया जा सकेगा। सबसे बड़ी बात ये कि मिरज के सितार और तानपुरा को जीआई टैग मिलने के बाद उनकी पहुंच विदेशी बाजारों तक भी हो गई है। अब ये जीआई मानांकन मिलने के बाद में इससे ये होगा कि हम लोग तो हैं मैन्युफैक्चरर, और मैन्युफैक्चर होने के बावजूद भी हम अपने प्रोडक्ट्स का हम लोग रेट डिसाइड नहीं कर पाते थे। तो बिचौले जो होते थे कि हमसे एक चीज़ खरीदते थे वो, और वो दुगनी तिगनी चौगनी कीमत पे वो बेचते थे। हमारे यहाँ पे थोड़ा लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से हम लोग वहाँ पे नहीं पहुँच जाते थे। तो अभी जीआई मानांकन मिलने की वजह से हम अपने प्रोडक्ट की कीमत हम खुद डिसाइड कर सकते हैं और पूरे वर्ल्ड के अंदर इसे हम एक अपना रेट डिसाइड करके हम लोग दे सकते हैं। मिरज के सितार और तानपुरा को जीआई टैग मिलने के बाद यहाँ वाद्य यंत्रों के कारोबार से जुड़े व्यवसायी और कारीगर उम्मीद कर रहे हैं कि अब रुद्रवीणा, विचित्र वीणा, सारंगी, बुलबुल, संतूर जैसे दुर्लभ वाद्य यंत्रों के उत्पाद को भी बढ़ावा मिलेगा। सांगली, महाराष्ट्र से स्वाति चिखलकर, गुड न्यूज टुडे।
चुनावी महासमर का शुभारंभ हो चुका है। नेताओं के रंग निराले दिखने लगे हैं। पहली तस्वीर नागपुर से बीजेपी उम्मीदवार नितिन गडकरी की, जो गर्मी से बचने के लिए अपना चुनाव प्रचार एक ऐसे रथ में कर रहे हैं जिस रथ में स्प्रिंकलर लगे हुए हैं। समय समय पर ठंडे पानी की बौछारें नेताजी को गर्मी से थोड़ी राहत देती हुई नजर आ रही हैं। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आदिवासियों से मिलने जलपाईगुड़ी पहुंची। वहां ढोल बजता देख खुद को रोक नहीं पाई। लगे हाथ मुख्यमंत्री भी झूमने लगी। सांसद निशिकांत दुबे प्रचार अभियान में उतरे तो चाय की दुकान में घुस गए। वहां खुद ही कड़क चाय बनाई, फिर कुल्हड़ में परोसकर जनता को पिलाई। तो गोरखपुर में बीजेपी सांसद रवि किशन ने गैस चूल्हे पर चाय चढ़ाई, अदरक कूटा, खौलते पानी के बर्तन में डालकर तैयार कर दी गर्मा गर्म चाय। यूपी के अमरोहा में बीजेपी प्रत्याशी कंवर सिंह तंवर 1 अप्रैल को नामांकन करवाया। उन्होंने इस दौरान करीब 1 दर्जन बुलडोजर पर सवार समर्थक उनकी गाड़ी पर फूल बरसाते हुए नजर आए। उधर की सांसद संघमित्रा मौर्य का टिकट बीजेपी ने काट दिया है। कल जब वो मंच पर नजर आई तो सांसद का गम दिखाई दिया, उनकी आंखें नम थी। वहीं दमोह में कांग्रेस प्रत्याशी तरवार सिंह लोधी भी कल फूट फूट कर रोते दिखे। मौका नामांकन का था। जनसभा में लोधी रोए तो जीतू पटवारी ने उन्हें गले लगाया, शांत करवाया। एक अनूठी तस्वीर चेन्नई से भी आई है, जहां एआईएडीएमके नेता अजय कुमार ने चुनाव प्रचार के दौरान खुद सिलाई मशीन संभाल ली, कपड़े सिलने लगे। मशीन चलाने की उनकी रफ्तार दाद देने लायक थी। मंडी संसदीय सीट से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत धुआंधार प्रचार में जुटी हैं। मंडी में वो प्रचार करने आई तो उनका जमकर स्वागत हुआ। कंगना ने यहां लोगों को संबोधित किया। उनका कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को प्रधान सेवक बताते हुए देश की जनता की सेवा करते हैं। उसी तरह वो भी मंडी संसदीय क्षेत्र के सेवक के रूप में कार्य करते हुए यहां की जनता की सेवा करेंगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग उनके बारे में दुष्प्रचार करने में लगे हैं। कंगना ने साफ किया कि मंडी में उनका कार्यालय होगा और सरकारी कर्मचारी और सेवक की तरह वो मंडी की की सेवा करेंगे। आशीर्वाद है। मैंने आज तक जो काम ठाना है वो मैंने पूरी मेहनत से किया है और आपकी सेवा में मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। आपने देखा कि इस पर भी कांग्रेस ने कितने कटु वचन बोले, कैसी टिप्पणी की, मंडी की लड़कियों के लिए कितनी गंदी गंदी उन्होंने बातें बोली। ये उनकी मातृशक्ति को लेकर ये उनकी भावनाएं हैं। जिस मातृशक्ति की कोख से हम जन्म लेते हैं दोस्तों, माताओं का दूध पीकर हम बड़े होते हैं और जब हम मरते हैं तो हमारी राख भी ये पृथ्वी देवी में जाकर लीन होती है। जो लोग हमारा आदर नहीं कर सकते, क्या वो लोग हमारा कल्याण कर सकते हैं? आप खुद सोचिए, वो लोग हमारा कल्याण नहीं कर सकते। इसीलिए कांग्रेस ने इस देश को जो है, इस देश का पूरा कबाड़ा करता रहा था। तो तुम जो भी पता कितना खर कबाड़ा करता था इस देश का है कि क्या देश री क्या स्थिति हुई गिरी थी, देश री भी कने गरीबा री भी क्या स्थिति हुई गिरी थी। आज देखिए हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने नारी शक्ति के लिए, मेरी बहनों आप जानती हैं कि नारी शक्ति के लिए उन्होंने कितना काम किया है। और चलिए अब आपको केरल के वायनाड लिए चलते हैं, जहां राहुल गांधी का भव्य रोड शो चल रहा है। इस मौके पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी साथ में मौजूद रहीं। आपको बता दें कि अब से थोड़ी ही देर में राहुल गांधी अपना नामांकन भरने वाले हैं। बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता इस रोड शो में शामिल हुए और अपने नेता का हौसला बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको यहां यह भी बता दें कि साल 2019 में पहली बार राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से सांसद चुने गए थे। गर्मी की शुरुआत हो चुकी है। आने वाले दिनों में आसमान से अंगारे भी बरसने लगेंगे। तेज गर्मी से इंसान ही नहीं बेजुबान भी परेशान होते हैं। लिहाजा तिरुचिरापल्ली में हाथियों को गर्मी से बचाने के लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर में खास इंतजाम अभी से कर दिए गए हैं। स्पेशल शेल्टर में हाथियों को रखा जा रहा है। साथ ही गर्मी से बचाने के लिए शावर और कीचड़ की व्यवस्था की गई। वहीं हाथियों को तरबूज जैसे मौसमी फल भी दिए जा रहे हैं ताकि इन्हें गर्मी से कुछ राहत मिल सके।